हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक फेलियर के ऊपर। जब भी हम किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन इसको क्या रहता है कि हम इसको कैसे सक्सेस पा सकते हैं, बट इसके पीछे का जो फेलियर होता है ना, जिसको एक्चुअल में इंसान को फेस करना पड़ता है, वो उसके लिए कोई भी एग्री या रेडी नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया था, मैंने क्या गलतियां की थी अपने इंटरव्यू के अंदर में, जिसके कारण मेरा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स में प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। तो चलिए जानते हैं उन खामियों के बारे में और उन गलतियों के बारे में जो मैंने की, और मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा या कोई और स्टूडेंट इस गलती को दोबारा रिपीट करे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 2023 की, जब टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हमारी कॉलेज में आई थी प्लेसमेंट के लिए। और वो जो प्लेसमेंट के लिए हमारी कॉलेज में आई तो उन्होंने उस कंपनी ने काफी बच्चों को हायर किया, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये बहुत ही दुखद बात है और मेरी ही गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा, उन खामियों के बारे में बताऊंगा, और इंटरव्यू के टाइम में मैंने क्या गलती करी थी जिसके कारण मुझे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है पहले के ऊपर। तो जब वो कंपनी हमारे कॉलेज में आई तो सबसे पहला जो भी प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो वो होता है रिज्यूमे। कोई भी नई कंपनी जब आती है तो सबसे पहले वो आपका रिज्यूम मांगती है। हर किसी ने अपना रिज्यूम सेंड किया उस कंपनी को, बट रिज्यूम हर किसी का सिलेक्ट नहीं होता है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब हमारे टाइम पे ये हुआ था तो आप एक एग्जाम्पल मान के चलो कि 200 बच्चों ने अपना रिज्यूम सेंड किया होगा, दो में से 40% 50% बच्चों का रिज्यूम रिजेक्ट कर दिया था। उसके पीछे का मेन रीजन है जो कंपनी को जिस तरीके के बच्चे जिस कंपनी को चाहिए वो उसी तरह के बच्चे को और उनके रिज्यूम को सिलेक्ट करती है। और उस कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरे रिज्यूम को एक्सेप्ट कर लिया गया था। और मुझे सेकंड जो पॉइंट था, सेकंड एग्जाम के लिए उसके बाद का जो प्रोसेस था उसके लिए मुझे सिलेक्ट कर लिया गया था कि आप और मैं उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके लिए मुझे परमिशन मिल गया था कि हाँ, अब मेरा जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो गया है, अब मैं एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हूँ, मैं एग्जाम दे सकता हूँ। जब कंपनी ने हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया तो आप मान लो, शायद मुझे अच्छे से याद तो नहीं, बट आई थिंक 100 मार्क्स का वो एग्जाम था। और वो एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था, जो कि मेरे पर्सनल लैपटॉप में एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के अंदर में क्या होता है कि हमारा जो वेब कैमरा है वो ड्यूरिंग द एग्जाम वो हमेशा ऑन रहता है, और जो हमारा स्क्रीन है लैपटॉप का वो जो हमारा एग्जाम लेने कंडक्ट करा रहा है उससे वो शेयरिंग में होता है, ताकि मैं किसी और वेबसाइट को या दूसरे चीज़ों को ना खोल सकूँ। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते रहती है, और हमारा जो फेस है वो भी रिकॉर्ड होते रहता है कि मैं कहीं ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बाद एक अच्छा सा एग्जाम हुआ, और उस एग्जाम में मेरा भी सिलेक्शन हो गया। जो एग्जाम का रिजल्ट है वो विद इन अ वीक और 10 डेज के अंदर में आ गया था, और मुझे मिला है कि मैं अब एचआर इंटरव्यू से पहले जो टेक्निकल राउंड का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए मैं सिलेक्टेड हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ, इसके अंदर में जो एग्जाम होता है ना वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का अंदर में होता है। आप ये मत सोचना कि आपका जो भी पर्सनल जो भी डोमेन है या जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड ही सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले की वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूँ ऑलरेडी कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल, जिसमें कि जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे क्वेश्चंस भी आते ही आते हैं। तो आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन या आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ये बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम के जैसा ही है, आप समझ। जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, एग्जाम भी क्लियर हो गया। अब मुझे एक मेल आया कि अब आप क्वालिफाइड हो टेक्निकल राउंड के लिए। टेक्निकल राउंड में मान लीजिए 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 50 बच्चों में से 10-10 मान लीजिए जिस कंपनी की जैसे रिक्वायरमेंट हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मेटलर्जी, मैकेनिकल और भी जो भी ब्रांचेस है उनमें सभी बच्चे शामिल थे। और जो इंटरव्यू ले रहा था वो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही आपका इंटरव्यू लेगा, मैकेनिकल का हो तो मैकेनिकल इंजीनियर आपका इंटरव्यू लेगा। लेकिन इसमें एक बात करने वाली ये है कि जो इंटरव्यू ले रहा होगा ना उसको ही पता नहीं होता कि वो किस बच्चे का इंटरव्यू लेने वाला, वो कहाँ से बिलोंग करता है। मान लीजिए 10 बच्चों का सिलेक्शन कराना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है कंपनी को, तो उसके लिए ना ये 2 बातें 3 बातें हो सकती है। तो एक ही इंटरव्यूअर 10 लोगों का इंटरव्यू ले सकता है, नहीं तो 2 या 3 लोग मिलकर 10 लोगों का इंटरव्यू कराते हैं। ये बात रहा टेक्निकल इंटरव्यू का। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर में आपसे टेक्निकल ही क्वेश्चन किए जाएंगे, मतलब जो भी आपका स्पेसिफिक ब्रांच है, स्पेसिफिक डोमेन है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें किसी तरह का नॉन टेक्निकल नहीं शामिल होता। हाँ, बट
स्पेसिफिक केसेस में, सम केसेस में ये देखने को मिलता है कि वो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बारे में रिलेटेड पूछ देंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पूछ दिए जाते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उन सब चीज़ों में, ये पूछ देते हैं मैथ से रिलेटेड। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, चाहे किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपको टेक्निकल में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। और ये जो राउंड होता है टेक्निकल राउंड, ये नॉर्मली 20 से 30 मिनट के प्रोसेस का होता है ऑनलाइन, और मेरा तो ऑनलाइन ही हुआ था, तो मेरा भी 30 मिनट्स का राउंड ही हुआ था। अब हमने 3 स्टेप्स के बारे में जान लिया। पहला तो रिज्यूमे सिलेक्शन का, और दूसरा हमने जाना कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं, और तीसरा हमने जाना कि टेक्निकल राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और कैसा वो टेक्निकल राउंड चलता है। इन लास्ट 4th स्टेप आता है सबसे फाइनल राउंड, वो होता है HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में आपसे ना ही टेक्निकल के बारे में पूछा जाएगा और ना ही कॉलेज के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये जो इंटरव्यू का टाइम होता है ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे जाएंगे, तो 10 से 15 मिनट इनफ है इसके लिए। मेरा ऑनलाइन हुआ था, मेरा तो 15 मिनट का ही था। अब मैं बता देता हूँ कि मुझे उससे में क्या क्वेश्चंस किए गए थे उस राउंड में। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने जो ब्रांच सिलेक्ट किया है वो आपने क्यों सिलेक्ट किया, उसके बारे में पूछा जाएगा। आपकी हॉबीज क्या है, आप कंपनीज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, आखिरी वाला। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं फंस गया था। मैं HR इंटरव्यू के राउंड में अपनी बात को क्लियरली नहीं रख पाया। जब कंपनी ने मुझे ये पूछा कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पे मैं हिचक गया, क्योंकि मुझे कोई परफेक्ट वे नहीं पता था कि मुझे इसका आंसर कैसे करना है और क्या करना है। मैंने अपने हिसाब से उसका आंसर किया, बट मुझे नहीं लगता वो आंसर कंपनी के रिक्वायरमेंट को मैच किया। और वही एक मेन रीजन था, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया था, और भी कुछ 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादा कोई और क्वेश्चन थे ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन यही था कि आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए। और मैंने ये क्वेश्चंस का जो आंसर है कहीं ना कहीं मैंने गलत दिया, और मुझे पता चल गया कि इंटरव्यू जो मुझे ले रहा है उसको ये बात खटक गई, उसको डाउट हो गया, नहीं ये बंदा हमारे क्वालिटीज को मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उनका सिलेक्शन हो गया था, और उनके साथ भी सेम क्वेश्चंस को रिपीट किया गया था। और यही मेन रीजन था कि मुझे कंपनी के बारे में पता था, बट कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है इसके बारे में मैंने अच्छा एक रिप्लाई नहीं किया, और मुझे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद HR की टीम से मुझे कोई भी मेल नहीं आया कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। तो उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बारे में, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं वो मेरी ही गलती थी। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैंने आपको चारों मेथड्स को बता दिया, एक बड़ी कंपनी के बारे में बता दिया, और अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते जो गलती मैंने की है वो आप ना करो, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।